हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो ऑलरेडी पार्ट है बेसिक्स ऑफ इम्यूनोलॉजी सीरीज़ का। इस सीरीज़ में हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था जब हम लोगों ने बात की थी पाथवे की, एंटीजन प्रेजेंटेशन के पाथवे की, और उस समय हम लोगों ने डिस्कस किया था साइटोसोलिक पाथवे ऑफ एंटीजन प्रेजेंटेशन। थोड़ा सा आपको मैं ब्रीफली बता देता हूँ उस टॉपिक के बारे में, तो उससे कंपेयर करके जब इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो साइटोसोलिक पाथवे में हम लोगों ने क्या देखा था कि एक एंटीजन जो था वो किसी एक सेल के अंदर एंटर कर गया था और उस सेल के अंदर की मशीनरी ने, जिसको हम लोग प्रोटियोजोमल कॉम्प्लेक्स बोल रहे थे, उस मशीनरी ने क्या किया था, इस एंटीजन के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे और उसके बाद उसको उसके बाद उसको MHC1 के ऊपर एक्सप्रेस करवा दिया था, प्रेजेंट करवा दिया था। और वो MHC1 फिर क्या हो रहा था, दैट पर्टिकुलर MHC1, वो MHC1 क्या था, वो इंटरैक्ट कर रहा था टी साइटोटॉक्सिक सेल्स के साथ, TC सेल्स के साथ इंटरैक्ट कर रहा था, और फिर TC सेल्स जो हैं वो उसको पहचान रहे थे और उसके बाद अपना एक्टिविटी शो कर रहे थे। तो ये हम लोगों ने देखा था साइटोसोलिक पाथवे में। आज जो हम बात करने वाले हैं ये दूसरा पाथवे है। दो पाथवेज होते हैं एंटीजन प्रेजेंटेशन के, क्योंकि दो सेल्स ऐसे हैं जिनको प्रेजेंट किया जाता है। एक होते हैं TC सेल्स और दूसरे होते हैं TH सेल्स। हम लोगों ने जो साइटोसोलिक पाथवे है उसमें बताया था कि TC सेल्स को प्रेजेंट किया जाता है और यहाँ पे TH सेल को प्रेजेंट किया जाएगा, इतना ध्यान रखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से इसमें आगे काम होता है। उससे पहले मैं आपको एक एनालॉजी समझा दूं जिसकी मदद से आप आसानी से इन दोनों पाथवेज को बड़ी अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। तो इसको एनालॉजी को कुछ इस तरीके से समझिए कि जैसे एक चोर है और उसने घर के अंदर वो घुस गया है चोरी करने के लिए। तो यहाँ पे चोर क्या है, यहाँ पे चोर आपका एंटीजन है और वो चोर किसी एक सेल के अंदर, किसी एक घर के अंदर चोरी करने के लिए घुस गया है और तब उसको पकड़ लिया जाता है, तब उसको देख लिया जाता है, तब उसको पकड़ लिया जाता है किसके द्वारा, उसी सेल के प्रोटियोजोम के द्वारा, और उसको तोड़ ताड़ के उसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, साइटोसोलिक पाथवे। यहाँ पे रोल कौन का प्ले करता है, प्रोटियोजोमल मशीनरी। और दूसरी चीज़ है, मान लीजिए चोर जो है वो घर के आसपास घूम रहा है, रेकी कर रहा है कि वो आगे आने वाले समय में घर में चोरी कर सकता है। तो वो आसपास घूम रहा है और इतने में ही पुलिस ने आकर के उसको धर लिया, पकड़ लिया और उसके बाद उसको लेकर के चले गए, उसकी पिटाई की, कुटाई की। तो इस मशीनरी को क्या, इस तरीके को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस तरीके को हम लोग बोल रहे हैं एंडोसाइटिक पाथवे, एंडोसाइटिक पाथवे। तो चलिए देखते हैं इसमें एंडोसाइटिक पाथवे में होता क्या क्या है। देखिए शुरुआत में क्या हो रहा है, जो एंटीजन है वो आपके ब्लड के रास्ते से अंदर आ गया है और उसने अभी तक किसी सेल को इन्फेक्ट नहीं किया। तो अंदर आ गया है एंटीजन और रास्ते में ये टहल रहे हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कौन कौन से होते हैं, आपके B सेल्स होते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स हो सकते हैं, मैक्रोफेजेस हो सकते हैं। बहुत सारे सेल्स जो हैं वो आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स यानी कि APCs की तरीके से काम करते हैं। तो कहानी कहाँ तक थी, हम लोगों ने देखा कि ये सपोज एंटीजन है वो ब्लड के रास्ते ऐसे ही टहलता हुआ चला रहा है, उसको देख लिया एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने, किसी B सेल ने, मान लीजिए किसी मैक्रोफेज ने, और इसको धर लिया, पकड़ लिया इसको। ठीक, अब ये क्योंकि एक सेल है, ये सेल है तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाएगा, इसके अंदर एंडोजोम की मशीनरी भी पाई जाएगी, तो ये सारी चीज़ें पाई जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे कहानी कहाँ तक पहुँची। ये जो है ये आपका ये जो है ये क्या हुआ, ये आपका वो जो एंटीजन जो है वो जो बाहर ब्लड में टहल रहा था, इसको पकड़ लिया है आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने। तो ये किसकी सेल वॉल है जी, किसकी वॉल है, किसकी मेम्ब्रेन है, सॉरी किसकी मेम्ब्रेन है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की ये मेम्ब्रेन है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की ये मेम्ब्रेन है। अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को अंदर इनगल्फ कर लिया जाता है। ठीक, अंदर इनगल्फ कर लिया गया। तो ये अंदर इनगल्फ करने के बाद क्या हो रहा है, देखिए अंदर इनगल्फ करने के बाद एक बहुत अच्छी मशीनरी यहाँ पे काम कर रही है जिसको बोलते हैं एंडोजोम। एंडोजोम का क्या काम है जी, एंडोजोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, लाइसोजोम के तरीके से ही समझिए, बस थोड़ा सा पहले की स्टेज होती है, फिर कभी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बट अभी के लिए समझिए कि ये एंडोजोम क्या है। एंडोजोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जा रहे हैं जिसकी मदद से ये जो आपका जो एंटीजन है वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। तो छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पे तोड़ दिया गया और उसके बाद यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा पहले यहाँ पे ध्यान लेके जाइए, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आपका ये MHC जो है, MHC क्लास 2
ध्यान दीजिएगा, अभी इससे पहले वाले पाथवे में हम लोगों ने MHC क्लास 1 के बारे में पढ़ा था, ये MHC क्लास 2 है। और इस MHC क्लास 2 के ऊपर ज़रा देखिए ये क्या लगा हुआ है, ब्लू कलर के पेन से मैंने यहाँ पे इनवेरिएंट चेन लगाई हुई है। जाहिर सी बात है कि MHC एक प्रोटीन है जिसकी सिंथेसिस कहाँ होगी, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हो रही है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर MHC2 की सिंथेसिस हुई और इसके ऊपर एक चेन लगा दी गई है जिसका नाम है इनवेरिएंट चेन। अब सोचने वाली बात है भाई ये इनवेरिएंट चेन क्यों लगाया गया, क्या वजह है इनवेरिएंट चेन लगाने की। तो याद करिए, साइटोसोलिक पाथवे के समय हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वहाँ पे जो पेप्टाइड जो ओरिजिनेट हो या पेप्टाइड जो हम डाइजेस्ट कर रहे थे वो क्या हो रहा था, वो इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जाकर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाकर के MHC1 के साथ बाइंड करता था। याद आया होगा आपको, MHC1 के साथ बाइंड कर रहा था। तो परेशानी एक ये भी है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका MHC1 भी होगा और उस MHC1 से बाइंड करने के लिए जो एंडोजीनियस पेप्टाइड्स होंगे, यानी कि जो सेल के अंदर आ चुके होंगे, वो भी यहाँ पे आकर के वेट कर रहे होंगे उनसे बाइंड करने के लिए। तो कहीं ऐसा तो ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो वाले पेप्टाइड जो MHC1 से जुड़ने वाले थे वो कहीं आके MHC2 से ना जुड़ जाएं। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए क्या किया जाता है, आपका इनवेरिएंट चेन जो है वो पहले ही इस MHC2 के जो ये साइट है इसको ब्लॉक कर देता है। ठीक, अगर मान लीजिए मेरे पास ये जगह है, इतनी सी जगह है, इतना सा मेरा कैविटी है जिसमें मुझे अपनी ये जो पेप्टाइड आ रहा है, जो एंटीजन का पेप्टाइड है, अगर इतनी सी स्पेस है, अगर इसके अंदर ही इस पेप्टाइड को फिट होना है तो पहले से ही अगर मैं यहाँ पे एक चेन को, एक इनवेरिएंट चेन को पहले से ही यहाँ डाल के रखूँगा तो कोई भी पेप्टाइड यहाँ पे आकर के जाएगा नहीं, यानी कि इसको हमने पहले से ही ब्लॉक कर दिया इनवेरिएंट चेन से। तो अब क्या होगा, कोई भी ऐसा पेप्टाइड जो MHC1 के लिए आया था गलती से भी यहाँ से आकर के नहीं जुड़ पाएगा। तो हमने क्या कर दिया, अपने सिचुएशन को सेफ गार्ड कर दिया, अपने घर में पहले से ही ताला लगा दिया। ठीक, तो यहाँ पे हमने सेफ गार्ड कर दिया। नेक्स्ट सिचुएशन में क्या होगा, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। आपको पता ही है कि जब आपका मॉलिक्यूल, जब आपका प्रोटीन या जब आपका कोई भी कॉम्पोनेंट न्यूक्लियस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी अपैरेटस और गोल्गी अपैरेटस से बाहर सेल के निकल जाता है। तो यहाँ पर भी वही खेल हो रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने इसको आगे की तरफ भेजा और आगे की तरफ भेजने के बाद ये कहाँ गया, गोल्गी के पास गया, देख पा रहे होंगे। तो पहला स्टेप हम लोगों ने ये देख लिया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आपका MHC क्लास 2 इनवेरिएंट चेन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने देख लिया क्या, ये जो क्लास 2 था वो क्या हुआ, वो गोल्गी अपैरेटस के अंदर चला गया, गोल्गी अपैरेटस के अंदर चला गया वाया दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब गोल्गी अपैरेटस क्या करेगा, इसको फिर से आगे की तरफ बढ़ा देगा विद सम मॉडिफिकेशंस, कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ इसको आगे की तरफ बढ़ा देगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो बड़ी लंबी सी चेन थी इनवेरिएंट, जो जिसको हम लोग चेन बोल रहे थे, वो यहाँ पे क्लीव कर दी जाती है, छोटे हिस्से में, छोटे पार्ट में तोड़ दिया जाता है उसको। पहले इतनी लंबी सी थी, अब यहाँ केवल इतनी सी छोड़ दी जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लिप। ठीक, इसके बारे में अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसका रीज़न क्या है और कौन इसको तोड़ता है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो ये छोटे से पोर्शन यानी कि क्लिप में तोड़ दी जाती है और फिर ये जो आपका ये जो क्लिप और MHC2 है, ये इसके बाद फ्यूज़ कर जाता है आपके एंडोजोम से। यहाँ पे तक हमने कहानी पहले से ही डिस्कस कर रखी है कि एंडोजोम में छोटे छोटे से टुकड़े इस पेप्टाइड के बन चुके हैं और इन दोनों को उसके बाद फ्यूज़ कर दिया जाता है। देख पा रहे हैं आप, फ्यूज़ कर दिया गया। अब फ्यूजन के बाद क्या होगा, ये जो छोटा सा कोई भी एक टुकड़ा पेप्टाइड का, ये यहाँ से निकल करके इस MHC2 के ऊपर आकर के फिट हो जाएगा। ठीक, तो ये MHC2 के ऊपर आकर के फिट हो जाएगा। जो क्लिप थी वो निकल के बाहर हो जाएगी, उसकी जगह पे आकर के ये आपका MHC2 का टुकड़ा वो आकर के फिट हो जाएगा। तो यही तो हम चाहते थे कि MHC2 के ऊपर हमारा पेप्टाइड आकर के फिट हो जाए। जो पेप्टाइड कहाँ से आया हुआ हो, इस एंटीजन से आया हुआ हो। कौन सा एंटीजन, जो ब्लड में टहल रहा था उसको APC ने पकड़ लिया। तो अब क्या हुआ, ये आपका पेप्टाइड जो था वो MHC2 से आकर के जुड़ गया। नेक्स्ट क्या हुआ, अब ये MHC2 से जुड़ा हुआ पेप्टाइड कहाँ चला जाएगा, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चला जाएगा और एक्सप्रेस हो जाएगा या प्रेजेंट करने लगेगा। तो ये दूसरा स्टेप हुआ, आपको पता चल गया। तीसरे स्टेप में क्या हुआ, ये क्लिप जो है ये डिग्रेड हो गई। चौथे स्टेप में क्या हुआ, एक्सोजीनियस अपटेक हो गया।
मतलब यहाँ पे इसका हम लोगों ने इसको फ्यूज़ करवा दिया एंडोजोम के साथ फ्यूज़ करवाने के बाद फाइनली ये क्या हो गया, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक्सप्रेस हो गया जाकर के। तो ये 4 प्रोसेस हैं। पहला प्रोसेस हम लोगों ने जो मैंने आपको समझाया वही एक बार लिखा हुआ भी देख लीजिए। इनवेरिएंट चेन MHC2 के साथ जुड़ा हुआ है पहली कंडीशन में, कहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, MHC2 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए गोल्गी की तरफ पहुंचता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, आपका जो इनवेरिएंट चेन था उसको डिग्रेड कर दिया जाता है, उसको तोड़ दिया जाता है एक प्रोटीएज की मदद से। अभी क्या होता है, कौन सा प्रोटीएज है वो सब डिस्कस करेंगे। प्रोटीएज की मदद से तोड़ दिया जाता है छोटे पार्ट में जिसका नाम है क्लिप बन चुका। अब उसके बाद क्या है, एक्सोजीनियस एंटीजन जो है वो अपटेक कर लिया जाएगा, यानी कि यहाँ एंडोजोम से आपका जो MHC2 है, जो ये एक्सोजीनियस एंटीजन जो था वो अपटेक किया जाएगा, किस में आ जाएगा, वो एंडोजोम में आ जाएगा। ये प्रोसेस हो गया, चौथा एंडोजोम में आ जाएगा। उसके बाद इसको फ्यूज़ करवा दिया जाएगा, किससे, आपके MHC2 से। फ्यूजन के बाद क्या हुआ, इस आपका जो ये MHC2 था इसके ऊपर आपका पेप्टाइड आकर के जुड़ गया। कौन सा पेप्टाइड, जो यहाँ से बना हुआ था वो जुड़ गया और उसके बाद इसको प्रेजेंट कर दिया गया। तो ये पूरी की पूरी कहानी है। इसी तरीके से एंटीजन प्रेजेंटेशन होता है। चलिए, मैंने इसके कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स यहाँ पे लिख रखे हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये चैप्टर, ये जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है इसको किया क्यों गया है, सबसे पहली बात तो ये देख लेते हैं। फॉर प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एक्सोजीनियस एंटीजन, ये ध्यान रखने वाली बात है। एक्सोजीनियस मतलब ये अभी तक सेल के अंदर आया नहीं था, इसको धर लिया है किसने, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ने पकड़ लिया है। ये अभी तक सेल्स के अंदर घुसा हुआ नहीं था, मतलब बैक्टीरिया या वायरस को है जो सेल के अंदर अभी आया नहीं था, इसको बाहर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ने ही देख लिया है। ठीक, अब डिग्रेडेड फ्रैगमेंट्स ऑफ फॉरेन प्रोटीन प्रेजेंटेड टू TH सेल्स थ्रू एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, जो भी फ्रैगमेंट्स जो डिग्रेड किए जाएंगे, इस एंटीजन के छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाएंगे, वो किसको प्रेजेंट कर दिए जाएंगे जी, TH सेल को प्रेजेंट कर दिए जाएंगे। किसके थ्रू, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के थ्रू। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या होते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस, ये सारे के सारे होते हैं। तो और B सेल्स, इनके थ्रू आप TH सेल्स को प्रेजेंट कर देंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई होगी मुझे लगता है। नेक्स्ट पोर्शन में क्या हुआ, अब यहाँ पे एक अंतर हो गया कि एंडोजोम का यूज़ किया जा रहा है। इससे पहले जो साइटोसोलिक पाथवे आप पढ़ रहे थे वहाँ प्रोटियोजोमल मशीनरी का यूज़ किया जा रहा था, यहाँ पे एंडोजोमल मशीनरी का यूज़ करके आप उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। कहाँ पाई जाएगी ये, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के अंदर एंडोजोम्स पाए जाते हैं, सभी सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पे एंडोजोम का यूज़ कर लिया आपने। नेक्स्ट प्रोसेस क्या हुआ जी, नेक्स्ट प्रोसेस में आपका MHC2 पेप्टाइड के साथ जुड़ करके कहाँ पहुँच जाता है, एंडोजोमल कंपार्टमेंट में। क्यों, क्योंकि एंडोजोम्स ने ही उसको जो बाहर से जो एंटीजन आया था उसको रोक के रखा था, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे, और इसके साथ फ्यूजन किसका होना चाहिए, आपके MHC2 का। यही हमने किया है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या होनी चाहिए, MHC2 के साथ इनवेरिएंट चेन लगी हुई होनी चाहिए, ताकि आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कहीं दूसरा पेप्टाइड जो MHC1 के लिए आया हुआ था वो चाहे वो आकर के ना इससे जुड़ जाए। इसलिए पहले से ही इसका जो ग्रूव था उसको ब्लॉक करके रखते हैं। ये भी समझ में आ गया होगा, जो ब्लॉक द ग्रूव। उसके बाद जैसे जैसे एंडोजोम के स्टेज में हम पहुंचते हैं, ये जो आपकी इनवेरिएंट चेन जो थी उसको आप क्लीव कर देते हैं क्लिप में। किसके थ्रू क्लीव करते हो आप, प्रोटीएज के थ्रू। प्रोटीएज क्या करता है जी, जब भी किसी चीज़ के आगे, बायोलॉजी में किसी भी चीज़ के आगे एज लगा हुआ है तो इतना ज़रूर याद रखिए कि भाई वो किस चीज़ के लिए काम करेगा, दैट वुड फंक्शन एज एन एंजाइम, एंजाइम के तरीके से काम करेगा। अब एंजाइम क्या करेगा, प्रोटीएज है तो वो चेन को तोड़ देगा। इनवेरिएंट चेन अच्छी खासी लंबी थी, वो छोटे हिस्से में टूट जाएगी। अब वो छोटे हिस्से में टूट गई साहब, चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्लिप का फुल फॉर्म यहाँ पे समझ लीजिए, अगर आपके दिमाग में उत्सुकता हो रही हो तो क्लास 2 एसोसिएटेड इनवेरिएंट चेन पेप्टाइड। क्लास 2 के साथ एसोसिएटेड है ऑफकोर्स ये चेन, इसीलिए इसको क्लास 2 एसोसिएटेड इनवेरिएंट चेन पेप्टाइड बोलते हो आप। इनवेरिएंट चेन का पार्ट था तो इसलिए इनवेरिएंट चेन पेप्टाइड बोल रहे हैं। नेक्स्ट भाई एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता भी होना चाहिए कि MHC को जब क्लिप से फ्री करवाना है, अब यहाँ पे MHC के ऊपर क्लिप लगा हुआ है और यहाँ पे हम देख रहे हैं वो क्लिप हट गया है, और क्लिप को हटा करके जो एंडोजोम के अंदर पेप्टाइड जो थे वो आकर के जुड़ गए। तो ये एक प्रोटीन है, HLA-DM बोलते हैं। तो HLA-DM का क्या काम है, वो MHC को फ्री करवाता है, किससे, आपके क्लिप से। और दूसरी चीज़ HLA-DO,
एक और प्रोटीन है और ये नेगेटिव रेगुलेटर की तरीके से काम करता है। नेगेटिव रेगुलेटर का मतलब क्या हो गया, MHC2 के थ्रू प्रेजेंटेशन को वो नेगेटिवली रेगुलेट करता है। क्यों नेगेटिवली रेगुलेट करेगा, वो इसको इनहिबिट करेगा। HLA-DM को HLA-DO नेगेटिवली रेगुलेट करेगा, मतलब इसको फ्री नहीं करवाने देगा। किसको फ्री नहीं करवाने देगा, MHC2 को। किससे फ्री नहीं करवाने देगा, जो उसके ऊपर क्लिप लगा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये जो है वो क्लिप लगा हुआ है, इस क्लिप को कौन हटाता है, इस क्लिप को कौन रिमूव करता है, आपका HLA-DM। तो ये HLA-DM क्या करता है, इस क्लिप को आकर के रिमूव कर देता है। तब आपका बाहर से जो एंडोसोम वाला पेप्टाइड है वो अंदर आके यहाँ पे इस पोजीशन में जुड़ जाता है। लेकिन अब HLA-DM को नेगेटिवली रेगुलेट करने के लिए HLA-DO मौजूद है। HLA-DO इसको इनहिबिट करेगा, इसकी फंक्शनिंग को जब इनहिबिट करेगा तो क्लिप जो है वो यहीं लगा रहेगा, हटेगा नहीं। जब क्लिप यहीं लगा रहेगा तो क्या होगा, आपका जो पेप्टाइड जो था, जो एंडोसोम के थ्रू आ रहा था, वो यहाँ पे आकर के जुड़ नहीं पाएगा। जब यहाँ पे आकर के जुड़ नहीं पाएगा तो MHC2 के ऊपर प्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा। MHC2 प्रेजेंटेशन जो है वो नहीं हो पाएगा, TH सेल एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी आपकी एंडोसाइटिक पाथवे ऑफ एंटीजन प्रेजेंटेशन की। तो एक चीज़ और मुझे अनाउंसमेंट करना था कि अगर GATB के जो क्रैश कोर्सेज हैं, GATB के लिए जो क्रैश कोर्स है वो ऑलरेडी रनिंग है। अगर आपको उसके में ज्वाइन करना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली मेरा नंबर भी दिया हुआ है, और तो और आप टेलीग्राम के थ्रू भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप समर इंटर्नशिप डेजर्टेशन करना चाहते हैं हमारे साथ, बायोइन्फॉर्मेटिक्स का एक कोर्स ऑलरेडी रनिंग है, इंट्रोडक्शन टू बायोइन्फॉर्मेटिक्स। अगर उसमें भी आप जुड़ना चाहते हैं तो मुझे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको उसका जो कोर्स मॉड्यूल है वो पहुंचा दूंगा, वो आपको भेज दूंगा। आप उसको स्टडी कर लीजिए, अगर आपके काम का है तो आप ज़रूर ज्वाइन करें। और ख़ासकर उसकी एक चीज़ और बताना चाहूँगा, उस कोर्स के साथ एक चीज़ खास है कि उसका जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स का जो पोर्शन हमने कवर किया है वो आपके गेट के सिलेबस का जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स है उससे काफ़ी कुछ मैच करता है। तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा उससे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।